Good afternoon. My name is Trilochan Sahu, Assistant Professor Chemistry, ISBM University. Today we discuss about crystal field theory. क्रिस्टल फील्ड थ्योरी समझने से पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स का यहाँ डिस्कस करेंगे, जिसके थ्रू क्रिस्टल फील्ड थ्योरी को पूरी तरह से हमें समझने के लिए आसानी होगी। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट का हम पहले डिस्कस करते हैं। फर्स्ट जो है मेटल केटायन। बताना चाहूंगा पहले कि जो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी है ये कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बीएससी एमएससी सारे स्टूडेंट्स के लिए ये बहुत ही यूजफुल रहता है। आफ्टर यूजी एंड पीजी कंपटीशन एग्जाम्स के लिए भी बहुत सारे क्वेश्चंस हमें यहाँ से देखने को मिलता है। तो इसे समझते हैं, बहुत अच्छे से ये समझने का प्रयास करते हैं। बहुत ही सरल वे में मैं इसे समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, जिसमें सम बेसिक कॉन्सेप्ट इसमें देखते हैं। सबसे पहले है मेटल केटायन। तो मेटल केटायन क्या होता है? हमारा जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है वो दो चीजों से मिलकर बना होता है। पहले तो इसमें इंपॉर्टेंट जो रहता है वो सेंट्रल मेटल या जिसको आप बोलते हो मेटल केटायन। दूसरा जो इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है वो है लिगेंड। मेटल केटायन क्या होता है? मेटल केटायन जो होता है उसका जो नेचर होता है वो लुईस एसिड की तरह होता है। अब लुईस एसिड क्या होती है? लुईस एसिड जो होते हैं टेंडेंसी टू एक्सेप्ट ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की जिसमें क्षमता होती है। सेकेंड जो इसमें मेटल केटायन में देखने को मिलता है ये इलेक्ट्रोफिलिक नेचर की होती है। इलेक्ट्रोफाइल मतलब इनके अंदर इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को लिगेंड से एक्सेप्ट करने का प्रयास करता है, तो ये मेटल केटायन होता है। इसके जस्ट बाद है लिगेंड। लिगेंड क्या होगा? एनी स्पीसीज और मॉलिक्यूल आयन हैविंग एटलीस्ट वन इलेक्ट्रॉन पेयर और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऐसे कंपाउंड या ऐसे ग्रुप जिनके पास क्या होगा? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। एक या एक से अधिक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो सकती है और ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन को मेटल को डोनेट करता है और मेटल जो है मेटल केटायन इससे सराउंडेड रहता है। इसे हम लिगेंड कहेंगे। कुछ एग्जांपल है लिगेंड की, वो है NH3। आप देख रहे हैं NH3 में आपको लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहा है। एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है यहाँ। H2O वाटर मॉलिक्यूल है, इसमें दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। कार्बन मोनोऑक्साइड, इसमें भी दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको दिखाई दे रही है, युग्मित इलेक्ट्रॉन। फ्लोराइड आयन, इसमें भी आपको लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मिलेगा। हाइड्रोक्साइड, इसमें भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। मतलब लिगेंड जो होती है उसमें एक या एक से अधिक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो सकती है और इसी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को ये मेटल को क्या करता है? डोनेट करता है। और आप बोल सकते हैं कि जो लिगेंड है उसका नेचर कैसा होगा? न्यूक्लियोफिलिक नेचर होगा। न्यूक्लियोफिलिक मतलब वो इनके अंदर जो होगा इलेक्ट्रॉन अधिक मात्रा में उपस्थित होगा और ये इजिली जो है इलेक्ट्रॉन जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है उसे डोनेट करके मेटल से बाइंड होता है। इसमें इंपॉर्टेंट लाइन ये है, नोबल गैस डू नॉट एक्ट एज द लिगेंड बिकॉज देयर एनर्जी आर वेरी स्मॉलर देन द मेटल केटायन। जो नोबल गैस होता है हमारा 18 ग्रुप एलिमेंट या 0 ग्रुप एलिमेंट जिसको हम बोलते हैं, वो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं कर सकता क्योंकि वो स्टेबल होता है, उनकी ऑक्टेट कंप्लीट होती है। इस वजह से इसमें बताया गया है कि जो उनका जो भी कंपाउंड होगा, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन ये है, जो कंपाउंड मोर स्टेबल होगा उनकी एनर्जी उतनी ही कम होती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो नोबल गैस होता है वो बहुत ही स्टेबल होता है और इसका जो एनर्जी होता है वो बहुत ही कम होता है, वेरी स्मॉलर एनर्जी। ठीक है, जिसके कारण से ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की क्षमता नहीं रखता। अब आते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या है? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में दो इंपॉर्टेंट चीज होगी। फर्स्ट तो हमने बताया सेंट्रल मेटल आयन या मेटल केटायन, दूसरा होगा लिगेंड। इसका डेफिनेशन देखते हैं। द कंपाउंड इन विच द मेटल केटायन और एटम इज लिंक टू अ ग्रुप ऑफ द लिगेंड टू कोऑर्डिनेट बॉन्ड आर कॉल्ड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। ठीक है, जो लिगेंड से क्या है? कोऑर्डिनेट हुआ है, कोऑर्डिनेट होकर के या बॉन्ड बना करके मेटल केटायन से ये जुड़े हुए हैं, तो इसे हम
ऐसे जो कंपाउंड होते हैं जिसमें लिगेंड और मेटल जो है दोनों आपस में बॉन्ड बनाते हैं, दोनों आपस में मिल करके लिगेंड जो है लोन तरफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है और मेटल को डोनेट करके इनके बीच में बॉन्डिंग होती है। ऐसे बॉन्ड जो कहलाता है या ऐसे कंपाउंड जो होता है उसे हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहते हैं। नेक्स्ट, शेप ऑफ डी ऑर्बिटल। ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल यहाँ पर हम देखते हैं 5 प्रकार के में डी ऑर्बिटल मिलता है, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। ठीक है, इसमें से डी एक्स वाई जो रहता है उसका स्ट्रक्चर हमें इस तरह से मिलेगी, ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों के बीच में ऑर्बिटल यहाँ पर प्रेजेंट है, इसी कारण से हम इसको डी एक्स वाई ऑर्बिटल कहेंगे। इसके बाद में जो है जेड और वाई एक्सिस, इसके बीच में जो ऑर्बिटल प्रेजेंट है इसे हम डी वाई जेड ऑर्बिटल कहेंगे। फिर जेड एक्सिस और एक्स एक्सिस, इनके बीच में जो ऑर्बिटल प्रेजेंट है तो इनका नाम हो गया डी जेड एक्स। इसके बाद में जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, इनके मिड से हमारा ऑर्बिटल बनती है। देखिए इसमें कॉमन डिफरेंस क्या है, यहाँ पर जो ऑर्बिटल आपको मिल रहा है वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में मिल रही है, लेकिन यहाँ पर जो एक्सिस है वो ये वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस, इनके मिडिल पार्ट से आपको ऑर्बिटल बनती हुई मिल रही है। इस वजह से इसका नाम जो होगा वो डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होगा। इसके बाद में डी जेड स्क्वायर। तो डी जेड स्क्वायर का मैं स्ट्रक्चर आपको बाद में बताऊंगा, ये कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है और ये कैसे कौन कौन से ऑर्बिटल से मिलकर बनता है मैं आगे की स्लाइड में आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो ये आपका डी ऑर्बिटल का स्ट्रक्चर है। इसमें जो ऑर्बिटल है, ऑर्बिटल जब एक्सिस के ऊपर या नीचे जब वो वेव फॉर्म में या फिर जो जैसे ऑर्बिटल अब एक्सिस के बीच में जो है वेरी कर रही है या वहां पर जो बन रही है, यदि उनका वो बनती है तो उसमें हमें 2 चीजें मिलती है। फर्स्ट जो अप साइड में होंगी उसे हम क्रेस्ट कहेंगे और एक्सिस के लोअर साइड में जो होती है उसे ट्रो कहते हैं। नेक्स्ट जो है इसमें हम देखेंगे शेप ऑफ डी जेड स्क्वायर। तो डी जेड स्क्वायर का देखिए, डी जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये 2 ऑर्बिटल से मिलकर हमारा डी जेड स्क्वायर का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, ये एग्जाम में पूछा जाता है कि डी जेड स्क्वायर कौन कौन से ऑर्बिटल से मिलकर के बना होता है, तो ये हमें याद रखना जरूरी है, याद रखना हमें जरूरी है। इसके बाद में हम हमारा जो मोस्ट बेसिक कॉन्सेप्ट हम देखेंगे इसमें, वो चीज है जीरेड और अनजीरेड। तो कौन कौन से ऑर्बिटल जीरेड होगा, कौन से ऑर्बिटल अनजीरेड होगा। जीरेड के लिए हम एक सिंबल होता है जी के द्वारा इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं और अनजीरेड को हम यू से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर कुछ ऑर्बिटल्स के नाम हैं जैसे एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल, एफ, जी और एच ऑर्बिटल। इसमें एस ऑर्बिटल को हम जी से डिनोट किए हैं, मतलब ये जीरेड होता है। ये पी ऑर्बिटल अनजीरेड, फिर से जी यू का ये पेयर रहता है ना, जैसे जी यू, यहाँ पर फिर जी यू, फिर जी यू, ऐसे आप बढ़ते जाएंगे ऑर्बिटल में और जीरेड अनजीरेड, जीरेड अनजीरेड, जीरेड अनजीरेड का पेयर रहता है। तो ये बहुत ही इजी, आप इसको याद रख सकते हैं। इसके बाद जो रहेगा उसमें हम जीरेड को, जैसे कि ये जो आप देख रहे हैं एक्सिस के अलोंग जो है, जैसे पी ऑर्बिटल आपको दिख रहा है, इसमें प्लस और माइनस दोनों लोब में यदि अपोजिट साइन प्रेजेंट, दोनों तरफ लोब में यदि अपोजिट साइन प्रेजेंट है जिससे हम अनजीरेड कहेंगे। और ये पी ऑर्बिटल का स्ट्रक्चर है। ऐसे ही हम एस ऑर्बिटल को देखते हैं, तो एस ऑर्बिटल में देखिए स्फेरिकल इसका स्ट्रक्चर होता है और इसमें पॉजिटिव साइन एक गोलाकार स्ट्रक्चर होता है और गोलाकार स्ट्रक्चर के चारों ओर प्लस चार्ज यहाँ पर प्रेजेंट है ना। किसी भी एक्सिस में आप लेके चलिए इस ऑर्बिटल को, आपको सभी ओर पॉजिटिव साइन मिलेगा, तो इसे हम जीरेड कहते हैं। इसलिए हम इसे जीरेड कहेंगे क्योंकि दोनों लोब में
है ना, एक्सिस के दोनों लोब में, अपोजिट लोब्स में सेम चार्ज होगा। अब जो नेक्स्ट आएगी वो है स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। हमने पिछले क्लास में 3 तरह के कॉम्प्लेक्स देखा था, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स और स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। यहाँ पर सीएफटी में स्प्लिटिंग हम देखेंगे। सीएफटी में मोस्ट जो इम्पोर्टेंट रोल रहता है स्प्लिटिंग का, है ना, डी ऑर्बिटल जो है वो एक तरह से 2 एनर्जी लेवल्स में डिवाइड हो जाता है, और इन्हीं एनर्जी लेवल्स में जो ऑर्बिटल्स डिवाइड होते हैं उसी को हम स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल्स कहते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये ऑक्टाहेड्रल का सिंबल है, जैसे कि अभी आप देख रहे हैं यहाँ पर ये सेंट्रल मेटल, मिड में सेंट्रल मेटल प्रेजेंट है, और यहाँ पर 6 लिगेंड है। मैंने कल बताया था आपको कि जो लिगेंड है, लिगेंड यदि नंबर ऑफ लिगेंड 6 होगा तो उनका स्ट्रक्चर होता है ऑक्टाहेड्रल। तो यहाँ पर एल जो है वो लिगेंड है, इसमें जो मेटल एम जो है वो मेटल है, मेटल 6 लिगेंड से सराउंडेड है, तो ये स्ट्रक्चर जो होगा वो ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर होता है। अब यहाँ पर 2 पॉसिबिलिटी होगी। एक तो आप देख रहे हैं कि जो मिड वाला जेड एक्सिस जो है वो लॉन्ग है ना, बाकी जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में जो लिगेंड प्रेजेंट है उनका जो साइज है ना, या मेटल और लिगेंड के बीच की डिस्टेंस हम बोलेंगे वो शॉर्ट है, लेकिन जेड एक्सिस में जो लिगेंड और मेटल की डिस्टेंस है वो ज्यादा है, तो इसे हम बोलते हैं टेट्रागोनल इलॉन्गेशन। और एक जो होगा, एक कंडीशन में क्या मिलती है हमारी, जो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है ये वाला स्ट्रक्चर जो है, इसमें मेटल और जेड एक्सिस की जो डिस्टेंस है वो कम है, लेकिन आप एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की जो डिस्टेंस है यहाँ पर ये बढ़ जाएगा, है ना। इनकी जो मेटल और लिगेंड, यहाँ पर जो लिगेंड प्रेजेंट होगा उनकी जो डिस्टेंस है वो बढ़ जाएगी, तो इसे हम बोलेंगे टेट्रागोनल कंप्रेशन। ठीक है, तो इन्हीं 2 कारणों की वजह से क्या होता है, स्प्लिटिंग होती है। और स्प्लिटिंग भी हम क्या देखेंगे कि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में अलग देखेंगे, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में अलग देखेंगे। कैसे होता है इनकी स्प्लिटिंग वो हम यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। तो देखिए यहाँ आपके पास ग्राउंड स्टेट पे अभी 5 ऑर्बिटल्स, 5 डी ऑर्बिटल्स यहाँ पर प्रेजेंट है, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। जब इसे एनर्जी दिए, ऑर्बिटल जो है 2 भाग में, यहाँ पर 2 पार्ट में डिवाइड हो गया है, जिसमें से बीच का जो पार्ट होता है जिसको हम यहाँ पर बेनी सेंटर के नीचे 3 ऑर्बिटल प्रेजेंट है, जिसका नाम हम T2G रखते हैं, T2G कहते हैं। इसमें से DXY, DYZ और DZX ऑर्बिटल प्रेजेंट है। ये 3 ऑर्बिटल ऑक्टाहेड्रल में हमेशा बेनी सेंटर के नीचे प्रेजेंट होगा। और जो EG ऑर्बिटल है जिसमें DX स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और DZ स्क्वायर ऑर्बिटल है, यहाँ पर इसे हम EG ऑर्बिटल के नाम से जानते हैं, और ये हमेशा बेनी सेंटर के ऊपर प्रेजेंट रहता है। इसमें जो -0.4 डेल्टा ओ और +0.6 डेल्टा ओ, आपको 2 वैल्यू यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ये वैल्यू है क्रिस्टल फील्ड स्पेशलाइजेशन एनर्जी, स्टेबलाइजेशन एनर्जी, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, जिसे हम CFSE बोलते हैं, CFSE। इसका मतलब होगा यहाँ पर, यदि ध्यान से सुनिएगा इसको, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे हम CFSE वैल्यू जब उनका वैल्यू पुट करेंगे या उनका कैलकुलेट करेंगे, तो हमें वो कैलकुलेट करने आना चाहिए, कैसे CFSE निकालते हैं वो यहीं से आपको सीखने मिलेगा। यहाँ पर जो -0.4 डेल्टा ओ का मतलब होगा ऑक्टाहेड्रल।
ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में यहाँ पर डेल्टा ओ लिखते हैं। यहाँ पर यदि एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो, एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो यहाँ पर मैं बता रहा था कि स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, इसमें स्लाइड शेयर एक्चुअल में ऑफ हो गया था, मैं फिर से इसको दोहरा रहा हूँ। इसमें क्या होगा, रिप्रेशन एक बार मैं इसको कर रहा हूँ, आप लोग देख लीजिए इसको। इसमें जो अभी आपको ऑर्बिटल डी ऑर्बिटल मिल रही है, ये पांचों डी ऑर्बिटल भी ग्राउंड स्टेट में है, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। हमने इसको एनर्जी दिया, एनर्जी देने के बाद में ये ऑर्बिटल जो है एक्साइटेड स्टेट में जाने के बाद में दो पार्ट में डिवाइड हो गया। इसमें से जो आपका मिड का पार्ट है जिसको हमने डॉटेड लाइन में रिप्रेजेंट किया है, ये बेनी सेंटर है। बेनी सेंटर के नीचे आपका तीन ऑर्बिटल आपको मिलेगा, डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी जेड एक्स। इसमें इस ऑर्बिटल को हम T2G ऑर्बिटल कहते हैं, इन तीनों का नाम एक साथ हम T2G ऑर्बिटल कहते हैं। और इसके बाद हम देखें बेनी सेंटर के जस्ट ऊपर, तो यहाँ पर EG ऑर्बिटल है जिसमें डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल यहाँ पर प्रेजेंट है। इसके बाद मैंने बताया था कि यहाँ पर -0.4 डेल्टा ओ एक वैल्यू आपको दिखाई दे रही है। ऊपर बेनी सेंटर के जस्ट ऊपर आपको +0.6 डेल्टा ओ वैल्यू मिल रहा है। इसका मतलब क्या होता है, -0.4 डेल्टा ओ, यहाँ पर यदि T2G ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो एक इलेक्ट्रॉन की जो वैल्यू होगी CFSE वैल्यू होगी, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, वो होता है -0.4 डेल्टा ओ, एक इलेक्ट्रॉन की वैल्यू। यदि दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर प्रेजेंट हो तो कैसे होगा, -0.4 डेल्टा ओ इंटू 2, है ना। तो इस तरह से हम यहाँ पर क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी हम कैलकुलेट करते हैं, वो मैं आगे की स्लाइड में आपको बताऊंगा उसको और डिटेल। इसके बाद में यदि यहाँ पर आपको वैल्यू जो दिख रहा है +0.6 डेल्टा, वो इसका मतलब है ये EG ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उसकी CFSE वैल्यू है। एक इलेक्ट्रॉन की वैल्यू क्या होता है यहाँ पर, +0.6 डेल्टा हो। तो ये इस तरह से आपका जो 5 ऑर्बिटल था, दो भाग में इन्होंने क्या किया, इसको डिवाइड कर दिया। एक का ऑर्बिटल का नाम है T2G, दूसरे ऑर्बिटल का नाम है EG। बेनी सेंटर के नीचे T2G ऑर्बिटल प्रेजेंट रहता है और बेनी सेंटर के ऊपर EG ऑर्बिटल प्रेजेंट रहता है। तो इस तरह से आपने स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स आपने देख लिया। इसके बाद यहाँ पर बताया है, जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है उसी को यहाँ पर लिखा गया है कि द सेपरेशन ऑफ डी ऑर्बिटल इनटू 2 और मोर एनर्जी लेवल, 2 energy level in the case of octahedral and tetrahedral in the presence of ligand is called crystal field stabilization, crystal field splitting of d orbitals, है ना। टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल में क्या होता है, 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, 5 डी ऑर्बिटल, और उसी को हम क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन कहते हैं। तो यहाँ पर डेल्टा ओ को कैलकुलेट किया हुआ है। नेक्स्ट जो है, अच्छा, डेल्टा ओ की जो वैल्यू होती है वो 10 डी क्यू, ऑलवेज रिप्रेजेंट इन सेंटीमीटर इनवर्स। डेल्टा ओ या उसको 10 डी क्यू कहते हैं और उनकी जो वैल्यू होती है हमेशा सेंटीमीटर इनवर्स रहता है। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में जो बेनी सेंटर की वैल्यू होती है उसे हम डेल्टा ओ से रिप्रेजेंट करते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। इसके बाद में जो हमारा नेक्स्ट जो है वो है इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन आप कैसे करेंगे,
पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रॉन को हम कैसे फिल करते हैं। वहां पर मैंने दो चीजें लिगेंड के बारे में बताया था। एक जो लिगेंड होता है वो वीक फील्ड लिगेंड होता है, दूसरा जो लिगेंड होता है वो है स्ट्रांग फील्ड लिगेंड का रहता है। तो यदि हमारा लिगेंड वीक फील्ड है और यदि हमारा लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड है, उस सिचुएशन में हम इलेक्ट्रॉन को कैसे फिल करते हैं। और यहीं से हमारा लो स्पिन और हाई स्पिन दो नए वर्ड्स आपको देखने को मिलेगा कि लो स्पिन क्या होता है, हाई स्पिन क्या होता है ना। तो इसमें देखिए सबसे पहले वीक फील्ड यहाँ पर आपको दिख रहा है, ये वीक फील्ड कॉम्प्लेक्सेस और हाई स्पिन और स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है, हाई स्पिन हमेशा जो वीक फील्ड लिगेंड जो रहता है वो हाई स्पिन में होती है। हाई स्पिन का मतलब क्या होगा, देखो हाई स्पिन और लो स्पिन आप समझ लीजिए। आप क्या कर रहे हैं, स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल देखा, मतलब आपका जो 5 ऑर्बिटल था वो दो भाग में डिवाइड हो गया है। एक भाग आपका T2G कहलाया, दूसरा भाग EG। इसमें T2G और EG की जो बीच की डिस्टेंस होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, दोनों के बीच की दूरी को हमने डेल्टा O या 10D क्यों बोला था। ये जो डिस्टेंस है T2G और EG के बीच की जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस यदि कम हो तो अब हम उसको क्या बोलेंगे, उसको हम हाई स्पिन बोलेंगे। जस्ट अपोजिट है, हाई स्पिन मींस दूरी कम होगी, T2G और EG ऑर्बिटल के बीच की जो गैप है वो कम होगी। और यदि आपका जो लिगेंड है वो लो स्पिन है ना, तो वो क्या करेगा, हमेशा वो पेयरिंग कराने की कैपेसिटी रखती है। इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग पहले किया जाता है। तो इसमें क्या होगा, इसमें T2G और EG ऑर्बिटल की जो डिस्टेंस है वो क्या रहता है, ज्यादा रहता है ना। तो ये आप लोग समझ लीजिए, हाई स्पिन, हाई से जस्ट अपोजिट क्या होता है, कम, है ना। तो हमेशा हाई स्पिन में जो T2G और EG की डिस्टेंस है वो कम होगी, लेकिन लो स्पिन में क्या होगी, T2G और EG की जो डिस्टेंस है वो अधिक रहता है। यहाँ पर अब देखिए हम बारी बारी से इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे। यहाँ पर D1 इलेक्ट्रॉन को हम फिल करेंगे, पहले D1 इलेक्ट्रॉन का। तो यहाँ पर T2G और EG 1 इलेक्ट्रॉन है, सबसे पहले वो T2G में हम उसको रखेंगे। ऐसे ही D2 है, 2 इलेक्ट्रॉन हमने T2G में फिल किया, फिर 3 इलेक्ट्रॉन फिल किया। फिर ये वीक फील्ड लिगेंड है, पेयरिंग नहीं होगी, तो D4 मतलब यहाँ पर 3 ऑर्बिटल में पहले वो फिल होगा और चौथा इलेक्ट्रॉन ऊपर की ऑर्बिटल में शिफ्ट हो जाएगी। फिर D5 अगेन ऊपर की ओर, ये पांचवा ऑर्बिटल, पांचवा इलेक्ट्रॉन जो है वो फिल हो गया। फिर D6 में क्या होगा, है ना, पांचों ऑर्बिटल में पहले एक एक इलेक्ट्रॉन होगा, फिर छठवा जो इलेक्ट्रॉन है वो आकर के T2G ऑर्बिटल में फिल होगी। फिर 7 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन, 9 इलेक्ट्रॉन और 10 इलेक्ट्रॉन, ऐसे ही फिल होते जाएगा, है ना। तो ये इसमें आपने देखा सबसे पहले T2G ऑर्बिटल में फिल किए, तीनों ऑर्बिटल में सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन आ गया। उसके बाद में फोर्थ इलेक्ट्रॉन जो आया उसको हमने ऊपर शिफ्ट किया, इसमें पेयरिंग नहीं हुआ। जस्ट इसके अपोजिट, आप जैसे लिगेंड आपका लो स्पिन है तो वो कैसे फिल होगा, देखिए यहाँ से 1, 2 और 3 तो सेम रहेगा, T2G ऑर्बिटल हो गया, है ना। T2G ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, लेकिन फोर्थ इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर आपको चेंजेस मिलेगा, यहाँ का फोर्थ और यहाँ का फोर्थ। अब देखिए ये वाला, है ना, लो स्पिन भी हाई स्पिन में हमने क्या किया था, 3 इलेक्ट्रॉन को पहले T2G में फिल किए थे, चौथा इलेक्ट्रॉन जो है उसे हमने ऊपर की ओर शिफ्ट किया था। लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं 3 इलेक्ट्रॉन को पहले तीनों T2G ऑर्बिटल में हमने शिफ्ट किया, उसके बाद फोर्थ इलेक्ट्रॉन जो है वो पेयरिंग होगी यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का, क्योंकि ये लो स्पिन है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। अगर नेचर लिगेंड का स्ट्रॉन्ग फील्ड है तो वो पेयरिंग कराता है। तो इस तरह से आप इलेक्ट्रॉन को पहले पेयरिंग कराओगे, T2G ऑर्बिटल पूरी तरह से फिल हो जाएगी, तब आप जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है ना, 6 इलेक्ट्रॉन के बाद में जो 7 वाला इलेक्ट्रॉन है, 7 नंबर का इलेक्ट्रॉन है, वो EG ऑर्बिटल में आप शिफ्ट करेंगे। तो इस तरह से आप इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे। नेक्स्ट में लिगेंड, यहाँ पर देखिए ये लिगेंड है, लिगेंड, वीक फील्ड और स्ट्रॉन्ग फील्ड। इसमें जो वीक लिगेंड है ऊपर देखिए, नो पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, स्ट्रॉन्ग फील्ड है पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स।
एक स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। अब आपको एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि हम कैसे जानेंगे कि कौन सा लिगेंड वीक फील्ड है, कौन सा लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड है। इसके लिए स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का यहाँ पर बहुत बड़ा रोल है। इसी के माध्यम से हम जानते हैं कि कौन सा लिगेंड हमारा वीक फील्ड होगा और कौन सा लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड होगा। यहाँ पर इस सीरीज में आप देख रहे हो आयोडीन, ब्रोमीन, आयोडीन से लेके आपको नाइट्रस ऑक्साइड, सॉरी NO हमारा एक लिगेंड है, ठीक है, नाइट्रोसिल जिसको बोलते हैं हम, है ना। नाइट्रोसिल तक हमारा क्या होगा, लिगेंड प्रेजेंट है। इसमें जो लिगेंड है इसको हमने इसकी स्ट्रेंथ के आधार पर हमने इसको एक क्रम में क्या किया हुआ है, अरेंज किया हुआ है। और इनकी स्ट्रेंथ के आधार पर हमने जो क्रम यहाँ पर अरेंज किया है, इसी सीरीज को हम क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कहते हैं। यहाँ पर लिखे हैं द अरेंजमेंट ऑफ द लिगेंड इन द इंक्रीजिंग ऑफ द क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग पावर इज कॉल्ड स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। उनकी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग पावर इंक्रीजिंग ऑर्डर के आधार पर आप उसको अरेंज किए हैं। इसमें आयोडीन जो है, आयोडीन की स्ट्रेंथ या उनकी स्प्लिटिंग पावर जो होती है वो क्या होगा, सबसे कम होगा, और NO की जो होती है वो सबसे अधिक होगा। तो यहाँ पर जो आप देखेंगे आयोडीन से लेके H2O यहाँ तक के जो लिगेंड है ये हमेशा वीक फील्ड लिगेंड होते हैं, ठीक है। इसमें आयोडीन सबसे वीक होगी और H2O उससे स्ट्रांग होगी। फिर क्या होगा, HCN से लेके यहाँ से HCN थायोसाइनाइड से लेके NO तक के जो लिगेंड प्रेजेंट है ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, ठीक है। तो इस सीरीज को आपको याद करना रहेगा, ठीक है। इसी के आधार पर आपको ये सीरीज बहुत काम आएगा, है ना। ये सीरीज जब तक आपको मालूम नहीं रहेगा, आप किसी भी कॉम्प्लेक्स से लिगेंड का नेचर नहीं जान पाएंगे। तो आपको ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, ये आपको याद रखना रहेगा। फिर है वीक फील्ड लिगेंड लेस स्प्लिटिंग होती है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड जो होती है वो मोर स्प्लिटिंग कैपेसिटी होती है। नेक्स्ट आ जाते हैं क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी के बारे में देखेंगे। क्या होता है क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी? द एनर्जी रिलीज ड्यू टू स्प्लिटिंग ऑफ d ऑर्बिटल, ठीक है। यहाँ पर जो एनर्जी जो रिलीज होती है ना, d ऑर्बिटल से जो एनर्जी रिलीज होती है ना, उसे हम क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी कहेंगे। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं D1 है, D1 ऑक्टाइडल कॉम्प्लेक्स है ये हमारा, जिसमें T2g ऑर्बिटल नीचे है, Eg ऑर्बिटल ऊपर है, ठीक है। तो इसमें D1 ऑर्बिटल मैंने पहले बताया था, नीचे जो वैल्यू रहता है बेनी सेंटर के जो नीचे T2g ऑर्बिटल के जो एक इलेक्ट्रॉन की वैल्यू होगी वो होता है -0.4 डेल्टा ओ। तो यहाँ पर CFSC की वैल्यू क्या हो गया, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी की वैल्यू होगी -0.4 डेल्टा ओ इज इक्वल टू -0.4 डेल्टा ओ। मतलब एक इलेक्ट्रॉन है इसलिए इसकी वैल्यू क्या हो गई, -0.4 डेल्टा ओ। दो इलेक्ट्रॉन के लिए देखो -0.4 डेल्टा ओ इंटू 2 वैल्यू क्या आएगा, इज इक्वल टू -0.8 डेल्टा ओ। फिर है 3 इलेक्ट्रॉन के लिए, तो यहाँ पर -0.4 इंटू 3, क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर प्रेजेंट है, क्या जाएगा -1.2 डेल्टा ओ। अब देखिए फोर्थ इलेक्ट्रॉन, इसके लिए क्या होगा, दोनों की वैल्यू हम यहाँ पर रखेंगे, क्योंकि अभी जो इलेक्ट्रॉन है आपने 1 2 3 में देखा केवल T2g ऑर्बिटल में था, लेकिन यहाँ पर जो है वो T2g ऑर्बिटल में और Eg ऑर्बिटल दोनों में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो हम यहाँ पर उनका वैल्यू रखेंगे। CFSC इज इक्वल क्या होगा, T2g में कितने इलेक्ट्रॉन है प्लस Eg में कितने इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा -0.4 इंटू 3, 3 इलेक्ट्रॉन T2g में है, प्लस क्या होगा 0.6 इंटू 1, एक ही इलेक्ट्रॉन है। जब हमने देखा इसको कैलकुलेट किए तो क्या होगा -1.2 प्लस 0.6। अब -1.2 में
0.6 को आप माइनस करेंगे तो क्या होगा, माइनस 0.6 डेल्टा वो, तो ये आपका CFSC वैल्यू आएगा। आज के वीडियो में हम इतना ही करेंगे, बाकी का जो क्रिस्टल स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल, टेट्राहेड्रल और स्क्वायर प्लैनर कॉम्प्लेक्स का, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।